ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फिलहाल अंदर पेरिस के एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और तकरीबन 1 घंटे तक पहले ये बातचीत चलेगी। ये बातचीत 1 to 1 होगी और उसके बाद जो दूसरी बातचीत होगी, बातचीत का जो दूसरा हिस्सा होगा वो ओवर डिनर होगा, उसमें दूसरे लोग भी शामिल होंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प ये जानना ज़रूरी है कि आगे भारत और फ्रांस की दोस्ती किस दिशा में बढ़नी है और क्या महत्व है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आते हैं और भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर इतनी ज़्यादा अगर बातचीत की जाती है तो आखिर क्यों। जैसे डिफेंस सेक्टर की आप बात कर लें तो चाहे स्कॉर्पिन की बात कर लें, राफेल की बात कर लें, मिराज की बात कर लें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें भारत को लगातार फ्रांस से मदद मिलते रही है। और आगे भी जब भारत की ये पूरी कोशिश है कि भारत का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम चले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, फ्रांस उसमें पूरी मदद देने को तैयार है, हर तरीके से मदद देने को तैयार है। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की अपनी रक्षा ज़रूरतों को लेकर किसी भी एक देश पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। भारत खुद अपनी सक्षमता इतनी रखनी चाहिए भारत को कि आसानी के साथ उन सारी चीज़ों को वो अपने आप उसका उत्पादन कर सके और उसमें फ्रांस बहुत ज़्यादा मदद करने को तैयार है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इस बात से समझी जा सकती है कि अगर पिछले दिनों फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि सीन नदी और गंगा नदी के बीच दूरी बहुत कम हो रही है, उसका क्या मतलब है? जी पंकज जी। देवेंद्र, आप देखिए यूरोप जो है बहुत ही मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैक्रोन से मिलने वाले हैं, तो क्या समझा जाए जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, क्या पुतिन को लेकर कोई बात हो सकती है? इस बारे में कुछ अपडेट, कोई जानकारी आपके पास? अपंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूरोप के सामने फिलहाल बहुत ज़्यादा संकट है। पहले संकट से वो जूझ रहा था पैंडेमिक को लेके, लेकिन उससे भी बड़ा संकट अब ये आ गया। और आज भी फ्रांस में जब मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था तो वो ये बता रहे थे कि इस युद्ध का असर कैसे उनके ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। और ऐसे में जब मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर इस मसले पे भी बहुत गंभीरता के साथ बातचीत होनी है। और वो कतई वो बातचीत होगी वो इस लिहाज से नहीं होगी कि भारत का जो स्टैंड है वो क्यों है। फ्रांस बखूबी समझता है इस बात को और आप इस बात को आसानी से जान सकते हैं ये समझते हुए कि भारत का जो स्टैंड रहा, फ्रांस ने सार्वजनिक तौर पर उस पर कोई भी रिएक्शन तक नहीं दिया था कि भारत का ये स्टैंड क्यों है। मतलब साफ था कि फ्रांस इस बात को समझ रहा है कि भारत की जो ज़रूरतें हैं वो उन ज़रूरतों के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से फैसला ले रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही प्रमुखों के साथ, चाहे यूक्रेन के बात कर लें या फिर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की बात कर लें, दोनों के साथ, जेलेंस्की और पुतिन के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत का रोल शुरू से माना जाता रहा है कि इस युद्ध को खत्म कराने में अहम हो सकता है और भारत लगातार उसके लिए कोशिश भी कर रहा है। और एक बार फिर से मैक्रो के साथ पीएम मोदी की शायद ये बातचीत हो कि आगे का सफ़र, आगे का रास्ता किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि असली समस्या पैंडेमिक के बाद की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें अगर ये युद्ध का संकट आ गया है और उसका दुष्प्रभाव पड़ना है तो जाहिर तौर पे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हालात हैं। देवेंद्र, चूंकि आप एलिसी पैलेस के बाहर हैं, अंदर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। देखिए जिस गर्मजोशी की बात होती है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ही डज थिंग्स डिफरेंटली और वो साफ तस्वीरों में नजर आता है। हम देख रहे हैं कि मैक्रोन और फर्स्ट लेडी जो ब्रिगेडी मैक्रोन हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। बाकायदा मैक्रोन ने तो प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा है और वो गर्मजोशी साफ दिख रही है। बिल्कुल पंकज, और आप ये समझिए कि ये दो दोस्तों की मुलाकात है और दो दोस्त मिल रहे हैं। उस हिसाब से समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर मैक्रों और पीएम मोदी के बीच इक्वेशन कैसा है, किस कदर है। इस बैठक की भी अगर बात करें तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये बैठक तय हुई है और आप अंदाज़ा लगाइए कि दोबारा चुनाव जीतने के बाद अगर मैक्रो सिर्फ सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं तो उनकी नज़र में प्रधानमंत्री मोदी की अहमियत कितनी है, उनकी नज़र में भारत की अहमियत कितनी है, उनकी नज़र में आगे संभावनाओं के लिहाज से भारत का रोल कितना बड़ा होने वाला है। और जब संभावनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं तो हर एक सेक्टर में आप देख रहे हैं, डिफेंस के बारे में हमने बात किया, क्लाइमेट को लेकर हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया और देखिए कि उसकी धूम कितनी है और किस हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जब ये दोनों नेता बैठते हैं तो टेबल पर एक दूसरे को बहुत कुछ ऑफर करते हैं। और क्योंकि ये लाइक माइंडेड है, 2018 में आप सोचो पंकज कि फ्रांस ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तब यूरोप के अधिकांश देश इस बात से सहमत नहीं थे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका तो जर्मनी की थी। वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था, एंजेला मर्केल इस बात को नहीं समझ पा रही थी।
बाद में 2021 में उसी यूरोपीय यूनियन ने उस पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाया। तो कुल मिलाकर फ्रांस उस चीज़ को देखता है जो कि शायद बाकी देश पहले नहीं देख पाते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा यूरोप देख रहा है भारत की तरफ। और ऐसे में अगर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर है। और जब हम लोग दुनिया की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन जिस शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, उसमें इन दोनों ही देशों का रोल बहुत अहम रहने वाला है। आज आप कोपेनहेगन से आए हैं पेरिस, वहां जो नॉर्डिक कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्योंकि नॉर्डिक और भारत का जो आपसी सहयोग है उस पर जाहिर बात है बात हुई होगी। जलवायु परिवर्तन उसको लेकर बहुत ज्यादा बात हुई, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लेकर इस पर बातचीत हुई होगी। जी बिल्कुल, नॉर्डिक समिट में जो सबसे अहम चीज़ रहता है वो ये कि क्लाइमेट को लेकर वो सारे देश बहुत ज़्यादा, खासतौर पर आर्कटिक रीजन में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और ऐसे में भारत का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है ग्लोबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को लेके, वो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे खुद अपना टारगेट इस हिसाब से सेट कर रहा है और हर बार अपने टारगेट को अचीव करते हुए जो इमिशन है, कार्बन इमिशन है, उसको और कम करते हुए अगला नया लक्ष्य तय करता है और उसको भी हासिल करता है। ऐसे में नॉर्डिक कंट्रीज़ को भी और ज़्यादा उम्मीद है, उनके पास हमें ऑफर करने के लिए है कि बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट के मामले में भी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है और भारत उस स्केल पे है जब इस चीज़ को पूरी दुनिया में फैला सकता है। तो कुल मिलाकर आज की जो बातचीत हुई थी, चाहे बायलैटरल बातचीत कर लें या फिर जब समिट हुआ था, तो उसमें ये सारे पहलू बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और भारत इन सारे फैक्टर्स में उन देशों से उम्मीद कर सकता है कि जो वेलफेयर स्टेट का जो परिकल्पना होती है कि कैसे आप बेहतर एजुकेशन दें, कैसे आप बेहतर हेल्थ सर्विसेज दें। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम जानते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री हो या नॉर्डिक कंट्रीज हो, इनका स्थान बहुत ऊपर रहता है। तो ये सारी चीज़ें भारत वहाँ से सीख रहा है। और दूसरी चीज़ भारत ऑफर कर रहा है कि इतना बड़ा बाजार, इतनी संभावनाएं और भारत का अपना जो सिस्टम है वो अब जिस हिसाब से फैल रहा है, भारतीय कंपनियां पूरी दुनिया में जिस प्रकार से परचम ला रही हैं वो उन देशों में भी जाके आगे परचम ला रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंकज जो गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं था, बल्कि ये बताना था उन देशों को कि जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, हस्तकलाकारी को, शिल्पकारी को, उसके लिए भारत में कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं और वहाँ पर उन कारीगरों के लिए यूरोप का कितना बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकता है। तो बेसिकली वो एक इकोनॉमी है जो कि गिफ्ट की मार्फत ड्रिवन हुई है। बिल्कुल, चूंकि आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उस पर तो मैं साथ साथ आपके साथ बात करता ही चलूं। एक बार जरा मैं वो भी जिक्र करना चाहूंगा, चलो इंडिया का नारा भी कल प्रधानमंत्री ने तमाम जो इंडियंस रह रहे हैं कोपेनहेगन में उनसे आह्वान किया था, उस पर मैं जरा बाद में बात करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने की, तो देखिए डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो भारत सबसे ज्यादा हेल्प लेता है रूस से। और ऐसे में अब फ्रांस, अगर हम राफेल की बात करें तो फ्रांस से भी अब दूसरे नंबर पर फ्रांस का नंबर आता है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है प्रधानमंत्री वो भी बखूबी करते हैं देवेंद्र। और बिल्कुल पंकज, और उसके लिए पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी एक देश के खिलाफ, एक देश को लेकर आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, उस पर अपनी इतनी ज़्यादा निर्भरता नहीं कर सकते कि उसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प ना हो। भारत की अगर नीति की आप बात करें तो निश्चित तौर पर यह आपको एक बड़ी खामी नजर आएगी इतने सालों में, आज़ादी के बाद से अब तक, कि आपने अपनी निर्भरता किसी एक देश पर कर दी। अगर वो देश किसी परिस्थिति के वश अगर आपके खिलाफ हो गया तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी स्थिति कितनी कमज़ोर हो जाएगी। और सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति पंकज, जब हमारी इस बारे में बातचीत हो रही थी अब से कुछ दिन पहले, वो इस बात को समझा कर बता रहे थे कि वहां पर हम कितने कमजोर हो जाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक देश पे किसी भी मामले में हमारी निर्भरता बढ़े। और अगर वो मामला डिफेंस सेक्टर का है तो आप कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में फ्रांस के साथ निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा उसमें संभावनाएं खुली हैं, ऑलरेडी हो रहा है। और फ्रांस दूसरी जो सबसे बड़ी मदद कर रहा है कि भारत जिस प्रकार से चाहता है कि स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग करें, अपने यहाँ डिफेंस के प्रोडक्ट का उत्पादन करें, उसमें फ्रांस पूरी मदद करने को तैयार है और ये भारत के लिए आइसिंग ऑन द केक है। पंकज, बिल्कुल देवेंद्र, और कल की अगर मैं बात करूं, कल हम इसी विषय पर हमने बात भी की थी। देखिए, जब कोपेनहेगन में इंडियंस को संबोधित कर रहे थे तो वहां डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थी। तो उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि एक देश के पॉलिटिशियन का इस तरह से स्वागत भी होता है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार भी मिलता है। ये हमें सीखनी चाहिए भारत के लोगों से। ये बात तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही थी। और दूसरा, ये चलो इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने दिया। हमने देखा कि उनको पता है कि वहां तमिलियंस हो सकते हैं, वहां पर केरल के लोग हो सकते हैं, वहां पर कश्मीर के लोग हो सकते हैं, पंजाब के लोग हो सकते हैं, तो सबके साथ
वो कुछ चीजें उठाते हैं प्रधानमंत्री और वैसे एड्रेस करते हैं वहां के लोगों को, और फिर उन्होंने कहा कि आप भारत में इनवाइट करिए, अगर आपके दोस्त हैं डेनमार्क में रहने वाले तो उनको पता चलेगा कि भारत कितना खूबसूरत, कितना विशाल देश है। तो ये चलो इंडिया का उन्होंने एक वहां पर नारा भी दिया कि ये आप जरूर अमल में लाएं इस बात को। पंकज, आप किसी भी देश में जाएं, जैसे मैं इतनी जगह गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे अमेरिका की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, डेनमार्क की बात कर लें, या आज फ्रांस की बात कर लें, तो हर जगह जब मैं इंडियन डायस्पोरा से इस बात को पूछता हूँ। मैं जरा 1 मिनट आपके पास आता हूँ देवेंद्र, जरा अंदर की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मैं जरा आता हूँ आपके पास देवेंद्र। अंदर की तस्वीरें हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 1-to-1 इनकी बातचीत अब एकदम शुरू हो रही है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं सोफे पर, और अब थोड़ा चूंकि वहां पर कुछ फोटोग्राफर्स अंदर मौजूद हैं तो उनको वो पोज भी दे रहे हैं। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, अंदर की तस्वीरें एलएसी पैलेस की, और आप देख सकते हैं कि एकदम सहजता और गर्मजोशी जो है, हमने उससे पहले भी तस्वीरें दिखाई थी जब कंधे पर हाथ रखा था प्रधानमंत्री के मैक्रोन ने, और अब आप देख रहे हैं कि वहां जो तमाम कैमरामैन, फोटोग्राफर्स अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, और आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र, आप बता रहे थे। हाँ पंकज, मैं आपको बता रहा था कि जब इंडियन डायस्पोरा के लोगों से इस बात को मैं पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अगर पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से आप बाहर रह रहे हैं तो इंडिया के पॉलिटिक्स से तो आपका कोई लेना देना नहीं, फिर इतना इमोशन क्यों, ऐसा इमोशन कैसे आता है कि अगर प्रधानमंत्री के आने की खबर आप लोगों को मिल जाती है तो आप 3-3 घंटे, 4-4 घंटे अपना काम छोड़ के, और 3-4 घंटे तो छोड़िए, बहुत सारे लोग पंकज मुझे ऐसे मिले जो कि 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। तो आखिर वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो कि इस बात को लेकर आप लोगों को मजबूर करती है कि आप इस तरह से आए? और तब जब उन लोगों ने ये बताया कि हम विदेश में रहते हैं और इतने, मान लीजिए कोई आदमी 20 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, जैसे आज पेरिस में मुझे ऐसे लोग मिले जो कि 40 साल से रह रहे हैं, उनका ये कहना था कि कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं रहता था, हमें कोई महत्व नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो इंडिया के नाम पे हमें वीज़ा में भी दिक्कतें आती थी और कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। आज की स्थिति ऐसी है कि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, भारत को प्रोजेक्ट करते हैं, इंडियननेस के बारे में जिस प्रकार की बात करते हैं, वहाँ पर भारत की छवि इतनी ज़्यादा मजबूत हुई है। और जब भारत की छवि मजबूत हुई है, पेंडेमिक में भारत ने जिस प्रकार से काम किया, 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन का सप्लाई किया, तो ये सारी चीज़ें भारत की छवि को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती हैं। और जब भारत की छवि चमकदार बनती है तो इंडियन डायस्पोरा की छवि अपने आप मजबूत होती है, उन्हें ताकत मिलती है, और उस ताकत, उस इमोशन के धन्यवाद के तौर पे वो लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनकी कोशिश रहती है कि वहाँ पे वो पहुँचें और वहाँ पे उनको उनकी एक झलक देख लें। और ये जो चीज़ है निश्चित तौर पर ये बताती है कि हाल के वर्षों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मजबूत स्थिति हुई है, बिल्कुल वो मजबूती इंडियन डायस्पोरा को भी कैसे प्रभावित करती है। चलिए देवेंद्र, मैं लौटता हूं आपके पास, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब ये लगभग 1 घंटा बातचीत चलेगी, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।